हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो होप कि आप लोगों को ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.1 डिस्कस किए थे ऑप्टिक्स का, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9.1 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग को शुरू में बता दिए थे कि जो मेरा मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, तो यहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड के किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। चलिए सबसे पहले इस डेटा को निकाल लेते हैं। वस्तु का हाइट कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो फोकस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वस्तु का लोकेशन कितना है? 12 सेंटीमीटर। इतना हमारे पास डेटा दिखा हुआ है पहले लाइन में, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब लोकेशन ऑफ द इमेज, v का वैल्यू पूछ रहा है, और ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। v का वैल्यू पूछ रहा है आपका और मैग्निफिकेशन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका p है, ये आपका ध्रुव है, पोल है, ठीक है। ये आपका पोल है। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा पॉलिश्ड सरफेस के अंदर होता है। जो सरफेस पॉलिश्ड होता है उसके अंदर इसका फोकस होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऐसे ये सब चीज हम लोग को पता है। हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं सारे डिस्टेंस को हम लोग ध्रुव से मेजर करते हैं, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। मिरर फॉर्मूला से हम लोग को पता है क्या कि मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र से, मिरर फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। 1/v प्लस, अब u बराबर कितना दिया मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु का लोकेशन होगा वो कहाँ पर होगा? वस्तु का जो लोकेशन होगा वो जब भी होगा कहाँ होगा? इस दर्पण के आगे होगा, ठीक है। कहीं इस जगह पर होगा हमारा वस्तु। यहाँ पर हमारा वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वस्तु है। तो इस पोल से अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रे डायरेक्शन इधर है, जो प्रकाश किरण है ये इसका डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट से राइट, और जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट कितना है? 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग यू क्या मान रहे हैं? इसीलिए हम लोग यू को क्या मान रहे हैं? निगेटिव, -1/12 दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर फोकस देख सकते हैं आप लोग। जो फोकस है वो किधर है? हमारा डायरेक्शन इधर है, फोकस किधर है? P से F, इधर को हम लोग बढ़ना पड़ेगा। हम लोग को लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ है। मतलब जिधर इंसिडेंट रे है उधर ही की तरफ हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है। कितना डिस्टेंस है? हम लोग को 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, इसीलिए क्या लेंगे इसको हम लोग? प्लस लेंगे 1/15। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 दैट इज इक्वल टू 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा 60 दैट इज इक्वल टू 9/16।
60 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स लगेगा ये 23 जा एंड 3 जा। ओके, हो गया 6.67 इतना सेंटीमीटर पर अपना इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है 6.67 और प्लस आ रहा है। ठीक है, जो इमेज का लोकेशन है, वस्तु का लोकेशन स्थिति है 6.67 पर है और प्लस आ रहा। प्लस क्या बता रहा है? प्लस ये बता रहा है कि जो हमारा इमेज है दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग को यहाँ पर से पता चल रहा है कि ये इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज और कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। एक की वैल्यू मेरे को मिल गया क्या, v बराबर कितना आया 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग को देखना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है माइनस आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज हम लोग हमारे पास नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, v का वैल्यू दिया हुआ, u का वैल्यू दिया हुआ, इतना मेरे पास डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग को hi का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, जो hi होगा hi डिवाइडेड बाई ho कितना है 4.5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बराबर कितना है 6.67 डिवाइडेड बाई u बराबर कितना है 12 है। लिख लेते हैं। अब hi बराबर कितना हो गया, देखिए 6.-12 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 6.67 कहाँ से आया था, 20/3 से आया था। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग 20/3 लिख लेंगे डायरेक्टली, तो वहाँ पर कैलकुलेशन में आप लोग को आसानी होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 20/3 डिवाइडेड बाई कितना लीजिए 12 है, 12 को 12 छोड़ देते हैं दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब इतना इंटू 4.5 है साथ में, इतना इंटू 4.5, इतना इंटू 4.5। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करिएगा, हाइट ऑफ इमेज आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब आवर्धन कैसे निकलेगा, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग को निकालना आवर्धन। आवर्धन आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं, या तो माइनस v अपॉन u से चलिए या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से चलिए। दोनों तरीके से आवर्धन सेम आएगा। हम लोग देख लेते हैं, इधर हम लोग थोड़ा सा हटाना चाहेंगे। आवर्धन बराबर आवर्धन m दैट इज इक्वल टू hi अपॉन ho दैट इज hi कितना हमारे पास 2.5 और ho कितना है 4.5 बराबर कितना हो जाएगा m बराबर, इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 5/9 तो आएगा 0.55। अब आवर्धन हमारे पास आ रहा है 0.55। ठीक है, अब जब भी आवर्धन का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की तुलना में छोटा बनता है। दोबारा सुनिए इस बात को, जब भी आवर्धन का वैल्यू, इसको आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख लीजिएगा, m अगर लेस देन 1 होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और एक चीज और आप देख सकते हैं, जब आवर्धन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जब आवर्धन अगर m पॉजिटिव आता है तब इससे क्या पता चलता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, प्रतिबिंब बना है, वो सीधा बना हुआ है। m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पर हटाना चाहेंगे, आप कुछ इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। आपका जो इमेज है ऐसा कुछ बनेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर आपका हो गया पोल, यहाँ पर आपका हो गया फोकस, और यहाँ पर आपका हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा वस्तु है। इस तरह से हम इसको, इसका इंसिडेंट रे इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब इस मिरर को हम, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम लोग डायवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डायवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इस पे कोई प्रकाश पड़ता है, इसका जो रे ऑफ लाइट होता है हमेशा डायवर्ज कर जाता है, और जो कॉन्केव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा, इसका हम आप लोगों को इसका रे डायग्राम बता रहे हैं। यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आएगा तो प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग को पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो हमेशा या तो फोकस से गुजरता है या फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होता है। एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पास होते हुए प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर पड़ रहा है, डायवर्जेंस के बाद क्या हो रहा है, फोकस से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वस्तु से एक रे ऑफ लाइट इस पोल के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा उसी एंगल के साथ में, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से कहीं से आ रही है। ठीक है, फॉर इमेज फॉर्मेशन कम से कम 2 रे ऑफ लाइट एक जगह इंटरसेक्ट करता है तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इमेज बना है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था ए और बी, और इमेज फॉर्मेशन हुआ था ए डैश और बी डैश पर। ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है आपका। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के तुलना में छोटा बन रहा, आभासी बन रहा और सीधा बन रहा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा, छोटा, आभासी और वस्तु से छोटा और सीधा बन रहा, सीधा प्रतिबिंब बन रहा। ठीक है, आभासी बन रहा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बन रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर लेकर जाते हैं, अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको भी देखते हैं हम लोग। आपका फिलहाल वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे जैसे इस वस्तु को हम अनंत पर लेकर जाएंगे, ये जो प्रतिबिंब है वो धीरे धीरे फोकस की तरफ शिफ्ट होगा। प्रतिबिंब छोटा होगा, धीरे धीरे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, और जब अनंत पर वस्तु पहुंच जाएगा, अनंत पर वस्तु चला जाएगा, तब प्रतिबिंब एक पॉइंट इमेज फॉर्मेशन होगा। जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा एक पॉइंट इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी था। हम लोग कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अपरेंट डेप्थ के बारे में, आभासी गहराई के बारे में। वहां पर आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक छोटा सा ग्लेंस देखने के लिए मिलेगा, एक छोटी झलक देखने के लिए मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्या कर रहे हो। देखते रहिए प्रकाशिकी प्रकाश के साथ। इट्स नॉट आशिकी, इट्स प्रकाशिकी।